हेलो गाइज, वेलकम टू एच डी एम एम में आपका स्वागत है। तो गाइज, डेली की तरह हिंदी का प्रैक्टिस सेट आ चुका है और किसी भी परीक्षा में आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जानी है तो वहाँ के लिए समान रूप से लाभ पहुँचाएगा आपको। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विकल्प विलोम शब्द दिए गए हैं और आपको बताना है कि विलोम शब्द का चयन करना है। विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन करना है। तो जैसा कि आस्तिक यहाँ पे लिखा है, आपको आस्तिक का विलोम बताना है। तो सबको मालूम होगा आस्तिक का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास करता है, यानी कि थीस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। और अगर बात करें इसके अपोजिट की, विलोम की, तो क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा, अथीस्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आदि का विलोम क्या होगा। फिर से बताना आपको, 1 से 3 तक आपको विलोम बताने हैं। आदि का विलोम बताना है तो आदि का अंत होगा, आसान है, आदि का अंत हो जाएगा। ऊपर वाला भी काफ़ी आसान था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आहार का, आपको बताना है विलोम। आहार, तो देखिए आहार का विलोम क्या हो जाएगा? निराहार हो जाएगा। काफ़ी समय नवरात्रि चल रही, सबको मालूम भी होगा, लोग निराहार व्रत रहते हैं ना, तो आहार का निराहार हो जाएगा। अब देखिए 1 से 6 तक जो है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, है ना। सही करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग पता करनी है। तो बताएं शुद्ध, आपको स्पेलिंग शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो देखें श्रृंखला, आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो आप सबको, मुझे लगता है ये क्वेश्चन पता होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, देख लीजिए ध्यान से। ऐसे श्रृंखला लिखा जाता है, श्रृंखला ऐसे लिखा जाता है, तो देख लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए पुनरुत्थान। देखिए आपको बताना है कौन सा सही है, पुनरुत्थान। तो ये वाला थोड़ा सा टफ है, जरा सा टफ है, ज़्यादा नहीं है। तो आपको पुनरुत्थान का बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। पुनरुत्थान, तो ये तो पुनर्थ लिखा है, ये भी पुनर्थ लिखा है, और पुनरुत्थान, है ना। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान हो जाएगा, पुनरुत्थान, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए छठा, 6 पे कौन सा आपको बताना है कि स्पेलिंग करेक्ट है। तो बताइए 6 में क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाना चाहिए? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका भी सही हो जाएगा, वांछनीय हो जाएगा, वांछनीय, वांछनीय हो जाएगा, वांछनीय। तो देख लीजिए ये ठीक है थोड़ा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए 7 से लेकर 9 तक क्या करना है, अशुद्ध वर्तनी वाला आपको पता करना है। पिछली बार हम लोग शुद्ध वर्तनी छाट रहे थे, इस बार अशुद्ध वर्तनी छाटना है। तो बताइए, देखिए व्यावसायिक और ये सब, आवश्यकता, आलाप और अधीन, ये 4 वर्ड लिखे हैं। आपको बताना है कि इसमें गलत कौन सा लिखा है। तो अशुद्ध वर्तनी किसकी है, कौन से वाले वर्ड की है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो व्यावसायिक है, आपको पता है व्यावसायिक होता है, तो ये व्यावसायिक लिखा हुआ है। व्या होता है, आ में पाई होती है, यानी मात्रा होती है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी कि मतलब ये जो स्पेलिंग है ये गलत है। आपको यही बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा गलत है। आवश्यकता बढ़िया लिखा हुआ है, आलाप लिखा हुआ है, ठीक है। अधीन देख लो, बढ़िया है। लोग कई बार अधीन याद करते हैं, लेकिन ये नहीं होता है, अधीन होता है, अच्छी स्पेलिंग है ये भी। और फिर देख लीजिए अगले में 8वें में बताना है आपको कि कौन सी स्पेलिंग फिर से गलत बतानी है। अत्यधिक, अनधिकार, हस्तक्षेप या आहार। तो देखो आहार बिल्कुल सही लिखा है, अनधिकार वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए अनधिकार होता है, तो इसमें कोई पाई नहीं होती, देख लीजिए कोई मात्रा यहाँ पे ना पे नहीं लगी होती। अनाधिकार लोग याद करते हैं, लेकिन वो गलत होता, अनधिकार है, ठीक है। और अत्यधिक, अत्यधिक ये भी बढ़िया लिखा हुआ है, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा? क्योंकि ता पे जो है ना, इसने जो मात्रा लगा दी है वो गलत लगा दी। हस्तक्षेप होता है, हस्ताक्षेप नहीं होता है, ठीक है, हस्तक्षेप होता है, तो यहाँ पे ता में कोई मात्रा नहीं लगेगी। अगला लिखा है महाबली, परीक्षा, बलिदान और प्रतीक्षा। इसमें आपको गलत स्पेलिंग पता करनी है, कौन सा गलत। तो सबको पता होगा, ये वाला आसान है, ऑप्शन बी हो जाएगा। परीक्षा में आर, मतलब रा पे बड़ी पाई लगती है। ओके, परीक्षा होता है, परीक्षा नहीं, परीक्षा। बाकी बलिदान, प्रतीक्षा और महाबली आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको बताना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मार्ग में खाने के लिए भोज्य सामग्री को क्या कहा जाता है? तो ये देखो यहाँ पे लिखा है कलेवा, सुखाद, या फिर पाथेय। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सही जवाब यहाँ पे होगा आपका पाथेय। जो पथ के लिए, पथ के लिए जो रखा जाता है, मतलब कहीं आप रास्ते में जा रहे हो तो उसके लिए जो खाना रखा था उसको पाथेय बोलते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने शायद आपको नेपथ्य बता दिया था गलती से, नेपथ्य। तो नेपथ्य क्या होता है? नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे का, है ना। पूछते हैं पर्दे के पीछे क्या है, तो ये मान लो ये पर्दा है और ये रंगमंच बना हुआ है, तो ये रंगमंच बना है, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग मान लो सज धज रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो काम हो रहा है, यहाँ के क्षेत्र को, इस क्षेत्र को नेपथ्य बोलते हैं।
और यहाँ पर जब डांस करने कोई आ जाएगा, समझ रहे हो, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो ये समझ के रखना, ये नेपथ्य कहलाता है। पर्दे के पीछे का जो भाग है वो नेपथ्य कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और पाथेय क्या होता है, जो रास्ते में खाने के लिए, मार्ग में खाने के लिए जो रखा जाता है, जब आप कहीं घूमने जाते हो तो रास्ते के लिए जो रखते हो उसको पाथेय बोलते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन लिखा है, वह स्त्री जिसका पति रात में अन्य स्त्री के साथ रहकर प्रातः काल लौटे। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसको बोलते हैं खंडिता, है ना। ऐसी स्त्री जिसका पति रात में किसी अन्य स्त्री के साथ रहकर वापस सुबह उसके पास आ गया हो तो उसको, उस स्त्री को खंडिता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, जो बात परंपरा से कही या सुनी जा रही हो, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे। जो बात परंपरा से कही जा रही है, मतलब परंपरा चली आ रही है, बस ऐसे बोलते जा रहे हैं, तो उसको किंवदंती बोलते हैं, किंवदंती, ठीक है। याद रखना, डी ऑप्शन हो जाएगा, बढ़िया ऑप्शन क्वेश्चन है ये वाला भी। चले अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। कि पहले तो ये बताइए कि अब धातु होती क्या है। धातु क्या होती है, धातु होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो क्रिया का मूल रूप होता है। जो क्रिया का क्या होता है, मूल रूप होता है। इंग्लिश में बोले हम लोग तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसी तरह यहाँ पे जो क्रिया का मूल रूप होता है, हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्रिया का मूल रूप जो होता है उसको धातु। कई बार यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि धातु क्या है, तो धातु जो क्रिया का मूल रूप है उसे धातु कहते हैं, ठीक है, मूल रूप। जैसे खाना में खा जो है क्या है, खाना में खा मूल रूप है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। ओके, तो ये चीज है। जैसे गाना में गा, तो ये गा मूल रूप है, तो ये मूल रूप जो होती है उसे ही क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, किस जगह पर होता है, मतलब किस प्लेस पे होता है, किस कैसे करते हैं आप, ये बताना है आपको। तो भाई साहब वो कहाँ पे होगा, प्रत्यय का प्रयोग आप सबको पता है, प्रत्यय का प्रयोग बाद में किया जाता है और उपसर्ग का प्रयोग पहले करते हैं। तो प्रत्यय है क्योंकि, इसलिए बाद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, वह सो चुका होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये संदिग्ध बात है। ये क्योंकि क्योंकि संदिग्ध, और कब की संदिग्ध है इस चीज को समझना होगा आपको। ये फ्यूचर टेंस नहीं है, मतलब ये भविष्य काल नहीं है, ये भूतकाल है। आपसे पूछा गया कि बताओ आपका भाई इतनी इतनी, मान लो आपसे 9 बजे प्रश्न किसी ने पूछा, रात में 9 बजे किसी ने आपसे प्रश्न पूछा कि आपका भाई सो चुका होगा, तो आपने कहा हाँ सो चुका होगा, क्योंकि आप ऐसा ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि वो आमतौर पर 9 बजे सो जाता है, ठीक है। इसलिए आपके मन में आ रहा है कि हाँ वो सो चुका होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में संदेह है, थोड़ा थोड़ा संदेह भी है, क्योंकि कभी कभी वो देर से भी सोता है, 9 बजे के बाद भी सोता है, इसलिए आप कह रहे हो हाँ सो चुका होगा, बट आप अभी श्योर हो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी सही हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। आपको शुद्ध वाक्य बताना है। मंत्री जी ने आज सभा में बोले, गलत है, पढ़ने में आपको पता चला होगा। मंत्री जी ने आज सभा में, फिर से सभा से बोले, फिर गलत हो गया। मंत्री जी ने आज सभा में बोला, मंत्री जी ने आज सभा में बोला, और मंत्री आज सभा में बोले, मंत्री आज सभा में बोले, मंत्री ने आज सभा में बोला, तो मंत्री ने आज सभा में बोला। और सी ऑप्शन देखिए, सी और डी, डी लिखा है कि मंत्री ने आज सभा में बोला, और यहाँ पे लिखा मंत्री आज सभा में बोले। तो क्योंकि सभा है तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा मंत्री हो, प्लूरल की तरह से यूज करे हो, तो ऑप्शन सी ज़्यादा बेहतर होने के चांस यहाँ पे लग रहे हैं, और सी ही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। बुक में सी ऑप्शन इसका सही दे रहा है, ठीक। मंत्री, और जो डी लिखा है मंत्री ने आज सभा में बोला, तो ये नहीं बोला नहीं, मंत्री है तो देखो बोलने, उनके रिस्पेक्ट से थोड़ा बोलेंगे, तो बोले देखो थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहा है ना, और बोला ऐसे लग रहा है कि छोटा बच्चा है कोई, तो मंत्री है थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलना पड़ेगा, इसलिए सी बिल्कुल सही है। अगला देखें, वाचक शब्द के द्वारा जो मुख्य अर्थ प्रकट होता है, वाचक शब्द के द्वारा, वाचक शब्द के द्वारा मतलब जो बोलने वाला है उसके द्वारा जो मुख्य अर्थ होता है उसको मूलार्थ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मूलार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, जहां पूर्व पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है। तो समास के बारे में मैंने आपको बताया है, जब पूर्व पद, पूर्व का मतलब पहले वाला, पूर्व का मतलब पहले वाला, और उत्तर का मतलब बाद वाला। तो अगर पहले वाला पद प्रधान होगा तो अव्ययी भाव समास होगा, और अगर बाद वाला होगा तो बहुब्रीहि समास होगा। बाय द वे यहाँ पे पहले वाला है इसलिए क्या होगा, अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट लिखा हुआ है 19, देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आपको बताना है क्रियार्थक संज्ञा के रूप में कौन सा शब्द, वेट, क्रियार्थक संज्ञा के रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे महान लिखा है, ये तो नाउन है, और कथन है, और झुठलाना है, तो और ये यहाँ पे खेलना ऑप्शन लिखा हुआ है, और यही सही जवाब हो जाएगा आपका। खेल शब्द है, खेल क्या है, खेल एक प्रकार का नाउन है,
और उसी नाउन से बनने वाली एक क्रिया है खेलना, है ना। तो वही बोला कि क्रियार्थक संज्ञा, संज्ञा क्या है, खेल एक प्रकार की संज्ञा है और उससे खेलना क्या बनी, क्रिया बनी है। तो यहाँ पे जो खेलना है वो क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। अगले ऑप्शन क्वेश्चन की अगर हम 20वें की बात करें तो निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है, आपको बताना है किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। प्रत्यय आपको पता है शब्द के बाद में लगते हैं। यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, बताइए। सम्मानित में लगा हुआ है, सम्मान धन इत सम्मानित, देखो यहाँ अनुकरणीय में ये प्रत्यय लगा है और दैहिक में कोई प्रत्यय यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अचानक में भी कोई यहाँ पे सॉरी अचानक में प्रत्यय लगा हुआ है अक प्रत्यय और दैहिक में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो आपको यही बताना था किसमें प्रत्यय नहीं लगा है। चले यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से आपको बताना है कि संज्ञा उपवाक्य कौन सा है। ज्यों ही स्टेशन पहुंचे गाड़ी छूट गई, गुरु जी ने कहा कि कल मत आना, जो जैसा करता वो वैसा भरता, जब तुम जाओगे तब चलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्योंकि संज्ञा उपवाक्य बताना है तो संज्ञा कहाँ पर प्रयोग की गई है, ऑप्शन बी में गुरु जी संज्ञा की तरह से यहाँ पे आ रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि कल तुम मत आना, तो ये संज्ञा उपवाक्य है। ये कल तुम मत आना, कि कल तुम मत आना, ये संज्ञा का उपवाक्य है। संज्ञा क्या है, गुरु जी ने कहा, और किसी सेंटेंस में इस तरह का संज्ञा प्रयोग नहीं किया गया जिसके लिए उपवाक्य का प्रयोग किया गया हो। अगला देखें, किस शब्द में कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय देखो आपको पता होता है जहाँ पे क्या होता है, विशेषण विशेष से संबंध होता है। मतलब एक तरह से इंग्लिश में अगर हम समझे इसको तो एडजेक्टिव और नाउन होता है ना। नाउन मतलब संज्ञा होगी और एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता होगी, मतलब किसी संज्ञा की विशेषता बताई जा रही होगी। एडजेक्टिव होगा और उसका क्या होगा, नाउन होगा। तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा है महापुरुष, ये नहीं होगा। अच्छा देख लीजिए, देवदास प्रतिदिन या पाप पुण्य, तो पाप पुण्य में क्या होगा, द्वंद्व समास होगा क्योंकि दोनों प्रधान है। और प्रतिदिन में अव्ययी भाव, देखो प्रति आगे लगा हुआ है, तो हमने ये भी बताया था आपको कि जहाँ पर उपसर्ग लगा होता है वहाँ पे अव्ययी भाव होता है। उसके बाद बचा है देवदास और महापुरुष, तो आपको बताना है कि कर्मधारय समास किसमें होगा। तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, महान है जो पुरुष, तो ये पुरुष की विशेषता है कि पुरुष महान है। तो देखो पुरुष हो गया नाउन और महान उसका एडजेक्टिव हो गया। तो जब एडजेक्टिव और नाउन के फॉर्म में आएगा, संज्ञा और विशेषण के रूप में आएगा, तो वहां पे क्या होता है आपका कर्मधारय। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि विशेषण विशेष से संबंध किस समास में होता है, तो कहाँ पे होता है, कर्मधारय समास में होता है। याद रखना, कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष से संबंध होता है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। तो आसान क्वेश्चन है, विदेशी अलमारी हो जाएगा। और अलमारी किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली ही, याद रखना ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ये चीज़ जरूर याद रखना। ये भी पूछा जाता है कि अलमारी किस भाषा का शब्द है। मैंने आपको उस दिन रिक्शा बताया था ना, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अधिक क्रोधित होना के लिए आपको यहाँ पे पता करना कि कौन सा वाला कथन हो जाएगा। कथन बताना है कि बहुत अधिक क्रोधित के लिए क्या आप यूज करोगे। आंखें तरसना, खून का घूंट पीकर रह जाना, आग में घी डालना, आग बबूला होना। तो बिल्कुल आग बबूला होना इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत अधिक क्रोधित के लिए क्या हो जाएगा, बहुत अधिक क्रोधित होना, आग बबूला होना। आग में घी डालना मतलब होता है किसी को उकसाना, है ना, और ज्यादा गुस्सा दिला देना। और आंखें तरसना मतलब एक तरह से किसी चीज को देखने की लालसा और वो देखने को ना मिले, वो आंखों से तरस जाओ ना देखने को उसको। और खून का घूंट पीकर रह जाना मतलब किसी तरह से अपने गुस्से को थाम ले जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं खून खून का घूंट पीकर रह जाना। तो यहाँ पे पूछा था बहुत अधिक क्रोधित, तो आग बबूला होना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए देखें, हाँ जी, यहाँ पे लिखा हुआ कि छिपाना का अर्थ क्या है। आपको बताना है छिपाना का अर्थ क्या होगा। तो देखिए छिपाना मतलब होता है हाइड करना, है ना। यहाँ पे हाइड करके तो दिया नहीं, और ये यहाँ पे लिखा है स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। देखिए जो ऑप्शन फर्स्ट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एंटिक, है ना। एंटिक का मतलब होता है प्राचीन, क्या होता है, प्राचीन होता है। एंटिक का मतलब प्राचीन, ये तो ठीक लिखा हुआ है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक तरह से इसका यूज करते हैं निचोड़ के सेंस में। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़ के सेंस में यूज करते हैं, निचोड़। ठीक, एक्सट्रैक्ट का मतलब हो जाएगा आपका निचोड़। और बात करें ये तो मुझे लग रहा है कि गलत लिखा है, एक कैमोफ्लेज, है ना। तो यहाँ पे एफ होना चाहिए, तो एफ होगा, बी की जगह पे क्या होगा, एफ होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा एक तरह से छलावरण करना, एक हो जाएगा छलावरण या फिर आवरण करना, कवर करना, किसी चीज को ढकने की कोशिश करना। मतलब ढकना मतलब समझ रहे हो क्या, जैसे कोई खराबी है उसको छिपाने के सेंस में यूज करते हैं। एक कैमोफ्लेज का मतलब होता है छलावरण करना, छल से आप आवरण करें। जैसे फल वालों के पास आप लेने जाते हो तो उनका जिस साइड मान लो आप केला खरीद लो, ये केला का पूरा
उनका वो लगा है पूरा, वहाँ पे गुच्छा लगा हुआ है, तो कोशिश करते हैं जो खराब से केला वो बीच में रहे या फिर आप देखने ना पाओ। तो इस सेंस में हम लोग ए कैमोफ्लेज का यूज़ करते हैं, छिपाने के सेंस में यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर बात करें, एक्लमेशन होता है एक्चुअली, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एम होगा, एक्लमेशन आप सर्च कर सकते हो डिक्शनरी में, ये दोनों वर्ड गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। और एक्लमेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अभिनंदन करना किसी का हॉस्टेज करना, है ना, किसी का अभिनंदन करना, अभिनंदन अभिनंदन करना होता है, किसी का स्वागत करना होता है। तो देख लीजिए, आपसे पूछा था छिपाना, तो छिपाना के सेंस में क्या होगा, कैमोफ्लेज का यूज करते हैं छिपाने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन लिखा है कि वह एक बादल युक्त दिन था। इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो बहुत आसान है, आप कोई भी कर सकते हैं ना। इट वॉज अ क्लाउडी डे, क्या हो जाएगा, इट वॉज अ क्लाउडी डे। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब इट का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई जब सब्जेक्ट क्या होता है, चलो खैर रहने दो, जब सब्जेक्ट निर्जीव होता है, ठीक है, और तो वहाँ पे हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये इंग्लिश की बात है, इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करते हम लोग। यहाँ पे लिखा तरु का पर्यायवाची आपको बताना है, तरु का पर्यायवाची। तो देखिए फटाक से बताइए, तरु का क्या मतलब होता है। तरु आसान, तरु काफी आसान है, क्या हो जाएगा, तरु का हो जाएगा विटप हो जाएगा ना, विटप। विटप मतलब होता है जंगल, विपिन, अरण्य या कानन बोलते हैं, ठीक। जंगल बोलते हैं, विपिन बोलते हैं, अरण्य बोलते हैं, कानन बोलते हैं। तरु मतलब होता है पेड़ या विटप होता है एक्चुअली, विटप या पेड़ हो जाएगा, ठीक। मैंने जंगल के ऊपर पर्यायवाची आपको बताए थे। सुनार में आपको बताना है कि प्रत्यय क्या होते हैं जो बाद में लगते हैं, तो बता दीजिए जल्दी से कि सुनार में क्या प्रत्यय लगा हुआ है, तो आराम से आप बता सकते हो, आर प्रत्यय लगा सुनार में, आर प्रत्यय। अगला क्वेश्चन लिखा पठन। अब पठन में आपको क्या बताना है, पठन का विशेषण रूप बताना है। तो पठन का विशेषण रूप जो हो जाएगा आपका पठित हो जाएगा, पठन का विशेषण रूप हो जाएगा पठित, ठीक, पठित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओके, फिर लिखा है सम्मानित में आपका संधि विच्छेद बताना है। सम्मानित का संधि विच्छेद क्या होगा, 31 बताइए। सम्मानित का हो जाएगा सत धन सम्मत, सॉरी ये लिखा है सम्मति, तो सत धन मति हो जाएगा, सत धन मति बराबर सम्मति हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पे देखें, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का क्या अर्थ है, सबको मालूम होगा मुझे लगता है। 4 दिन की चांदनी का क्या मतलब होता है, कहते हैं थोड़े समय का सुख होता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगला देखते हैं संस्करण, यहाँ पे बताइए कि संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। 33 नंबर क्वेश्चन, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा सम का प्रयोग कर दिया। उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगते हैं उपसर्ग होते हैं, ठीक है, तो सम सम हो जाएगा, संस्करण में सम उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा दुख देने वाला के लिए आप क्या यूज करोगे, अधम। अधम क्या होता है, अधम एक तरह से नीच के सेंस में यूज करते हैं, जो नीच काम करे, अधम। जैसे वहाँ पे ओके छोड़िए उसको, अधम का मतलब होता है नीच, नीच मतलब गिरा हुआ, पतित, ठीक। शोषक का मतलब क्या होता है, जो आपका शोषण करता हो, जैसे अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया तो अंग्रेज शोषक हो जाएंगे। और उसके बाद है पातकी और दुखद, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा दुख देने वाला हो जाएगा आपका दुखद हो जाएगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं, कली का पर्यायवाची क्या होगा आपको बताना है। कली का पर्यायवाची, तो कली का पर्यायवाची आपका कली हो जाएगा, अधखिला फूल होता है ना, कली का मतलब होता है अधखिला फूल, एक कली हो जाएगा। कलयुग के सेंस में भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बेहतर ऑप्शन कली होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक। नेक्स्ट देखें अगम, अगम का विलोम क्या होगा, तो अगम का सुगम हो जाएगा, बहुत आसान है, अगम का क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। अगम का मतलब है जहां पहुंचा ना जा सके, और सुगम का मतलब जहां आसानी से पहुंचा जा सके। नेक्स्ट लिखा है शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है यहाँ पे 37 में, तो ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर। अब बताओ, तो पहले ये का प्रयोग होगा फिर वे का प्रयोग होगा, इन दोनों में से तो बी गलत हो जाएगा। अच्छा, वे हमारे पास रहते हैं, फिर देखो वे पहले आगे गलत हो गया। ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर, तो ये के साथ वे आएगा, वह नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चले अगला क्वेश्चन लिखा कि सत्कर्म में आपको संधि विच्छेद बताना है, क्या हो जाएगा सत्कर्म में, तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सत्कर्म का ये ऑप्शन सी हो जाएगा, और सत धन कर्म हो जाएगा। प्रयोग में उपसर्ग आपको बताना है, तो देख लीजिए बहुत आसान है, प्रयोग में प्रा होगा, क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले जो लगते हैं उन्हें बोलते हैं, और आप देखिए प्रयोग में और कुछ लग ही नहीं सकता दिए गए ऑप्शन में से। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि क्षुधा शब्द का विलोम क्या होगा, तो बताएं क्षुधा का पहले क्या मतलब होता है, ये मालूम होना चाहिए। क्षुधा का मतलब होता है भूख, भूख, ठीक है, भूख। क्षुधा का मतलब भूख होता है, और इसका विलोम आपको बताना है, तो इसका विलोम हो जाएगा तृष्ण, मतलब जिसका पेट भर जाए उसे तृष्ण। देखो तृप्त का भी वही मतलब होता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा व्यापक होता है,
तृप्त का मतलब थोड़ा सा जैसे इंद्रियां भर जाने के सेंस में होता है ना, किसी की इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। और ये पेट भरने की, भूख भरने के सेंस में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक तरह से छोटा मीनिंग देता है और ये थोड़ा व्यापक अर्थ देता है। बाकी दोनों एक तरह से पर्यायवाची ही है। अगला देखिए भानुदय। तो इसका जो आपको बताना है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताएं फटाके। 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भानुधन उदय हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ कि अंतरपट खुल्ला का क्या मतलब होता है। अंतरपट पट खुल्ला का क्या मतलब है बताएं। तो अंतरपट खुलना बताइए क्या हो जाएगा, प्रेम करना, भेद खुलना, ज्ञान प्राप्त करना या स्वागत करना। तो अंतरपट खुलना का मतलब भेद खुलना नहीं होगा, ध्यान रखना। अंतरपट का मतलब हो जाएगा भेद खुलना का मतलब होता है रहस्य उजागर होना, है ना। यहाँ पे हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। अंतरपट खुलना मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। अगले क्वेश्चन पे चलिए। निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है, ये बताना है। कमीज तो सिल गया लेकिन बटन नहीं टाका। आपको यहाँ पे बताना है कि शुद्ध कौन सा हो जाएगा, लेकिन बटन नहीं टंका है। अगला देखिए, कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्यता, बिल्कुल गलत तरीके से यूज किया गया है ना। प्राकृतिक सौंदर्यता पर कौन मुग्ध नहीं होगा, प्राकृतिक सौंदर्य पर यहाँ पर होना चाहिए। और किसी ने मेरी पुस्तक देखी, किसी ने मेरी पुस्तक देखी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। और उसके बाद लिखा मकान की बाईं ओर सड़क है ना, मकान की बाईं ओर सड़क है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक लिखा है। देखो यहाँ पे किसी में नहीं लगाया, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ फुल स्टॉप होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। तो किसी ने मेरी पुस्तक देखी, किसी ने मेरी पुस्तक देखी, इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं वैसे सही पूछे तो। किसी ने मेरी पुस्तक देखी, पुस्तक देखी, पुस्तक पढ़ी जाती है तो देखी लगाएंगे, ठीक है। किसी ने मेरी पुस्तक देखी, ये भी ठीक है। मकान की, नहीं ये गलत लिखा हुआ, मकान की नहीं मकान के होगा ना, तो ये गलत लिखा हुआ। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट लिखा है कि मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था को क्या बोलते हैं। तो मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था को क्या बोलते हैं, मनोवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनोवृत्ति बोलते हैं, मनोवृत्ति। अगला लिखा अज का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, शाब्दिक अर्थ क्या होगा, क्या होगा ये बताना है, ठीक है। अज मतलब क्या क्या होता है, मतलब एक तरह से अनेकार्थी शब्द है ये। तो अज का मतलब आप बता दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे बकरा भी होता है, भेड़ भी होता है, अजन्मा भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अगला तो ओके यार, वीडियो तो पॉज रह गई थी, देख लीजिए। यहाँ पे हम 48 से फिर से बता दे रहे हैं। मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे मनोवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो पॉज रह गई थी, कुछ इशू आ गया था हल्का सा। अगर लिखा है अज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अज का मतलब बकरा भी होता है, भेड़ भी होता है, अजन्मा भी होता है, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। और फिर लिखा है कान और नाक, कान और नाक में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पे अब सबको मालूम होगा कि द्वंद्व समास होगा, जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं, कान भी प्रधान नाक भी प्रधान। तो ऐसे में वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। तो ये थी 50 क्वेश्चन की वीडियो रोज की तरह। मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।